न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पर अब हम आते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का जो रिएजेंट है वो यहाँ पे दिया है NH2G, NH2 या Z, कुछ बुक G लिखती है, कुछ बुक Z लिखती है। तो NH2Z का क्या मतलब है? अमोनिया होता है NH3, ठीक है। NH3 का एक हाइड्रोजन अगर किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए Z से, तो हम उसको इन जनरल NH2Z लिख सकते हैं। उसे हमें कीटो ग्रुप से रिएक्शन कराना है, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा, ये CO का डबल बॉन्ड टूटेगा और ये NHZ यहाँ पे जुड़ जाएगा, NH का एक H OH पे, मतलब जैसे एडिशन रिएक्शन होता है वैसे होगा, ठीक है। फिर लास्ट में इन दोनों में से टोटल में से पानी OH और H हट जाएगा, तो दोनों रिएक्शन जुड़ के फिर से डबल बॉन्ड NZ बन जाता है। तो ये काइंड ऑफ मैकेनिज्म सा थोड़ा सा लिख दिया है। यहाँ पर Z क्या क्या हो सकता है, तो इसका ही मैंने एक आपको टेबल दिया है कि रिएजेंट का नेम NH2Z है। NH2Z में अगर ZH होता है तो ये बन जाएगा अमोनिया, अगर ZR होता है तो ये बन गया अमाइन, अगर ZOH होता है तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, अगर यही ZNH2 होता है तो हाइड्राजीन, अगर ये C6H5NH होता है तो फिनाइल हाइड्राजीन, और अगर ये Z इसी C6H5NH के अंदर ही दो NO2 भी हम लगा दें 2,4-डाइनाइट्रो, तो फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा। और अगर ये ZNH2CONH होता है तो ये सेमी कार्ब अजाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद करनी है। रिएक्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं? अमोनिया, अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसे ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं, और सेमी कार्ब अजाइड। और जब इनका रिएक्शन होता है कीटोन पर, तो ये जो बाद में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के नेम क्या होते हैं? अमोनिया से इमाइन बनता है, इससे शिफ्ट बेस बनता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्ब अजाइड से सेमी कार्बेजोन। इनके लास्ट में चेंज है हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, कार्ब अजाइड से कार्बेजोन, ठीक है। इसका रिएक्शन ये देखिए, यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, ये सारे NH2Z वाले मॉलिक्यूल के फिर से नेम्स हो गए रिएक्टेंट्स के, ठीक है। और इनमें आप देखिए तो आपको शॉर्टकट पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। रिएक्टेंट में पहले मैंने सारे एल्डिहाइड या कीटोन रख लिए, यहाँ पे सारे एल्डिहाइड रखे, आप सारे कीटोन रख सकते थे। अब इनके साथ सीक्वेंस वाइज आप ये डालते जाइए। फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया डाला, दूसरे में अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिर हाइड्राजीन, 2,4 फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये बन गया सेमी कार्बोजाइड। और इन सब में जो NH2 है ना, उसको हेड ऑन करना है ऑक्सीजन के, NH2, H2 को ऑक्सीजन के सामने रखना है, फिर यहाँ पे से एक पानी का मॉलिक्यूल हटा देना है। तो देखो जब H2O ये हट गया तो N और C के बीच में डायरेक्टली डबल बॉन्ड आ गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इन सब में सेम कहानी करनी है, सब में से सिंपली H2 एंड ऑक्सीजन को हेड ऑन रखते हुए चलना है, आमने सामने रखते हुए चलना है, फिर H2O को हटा देना है वाटर के फॉर्म में, और आपस में दोनों टर्मिनल को आपको जोड़ देना है। तो अमोनिया से इमाइन बन जाएगा, शिफ्ट बेस, फिर ऑक्साइन, हाइड्राजोन, फिर फिनाइल हाइड्राजोन, फिर 2,4-DNP फिनाइल हाइड्राजोन, फिर सेमी कार्ब अजाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आपको याद करना है। और इन सब में आप गौर करिए, जो कैटलिस्ट है वो H+ है, यानी एसिड है, pH रेंज है 3.5 to 4.5 का वीकली एसिडिक मीडियम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है डायरेक्टली आपको ऐसे ही करनी है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसे ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं, इस रिएक्शन को DNP टेस्ट भी कहते हैं, या 2,4-DNP टेस्ट दोनों कह सकते हैं। DNP टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो येलो ऑरेंज कलर का PPT बनता है। तो जहां पर भी कोई कलरफुल अपीयरेंस आ जाती है, अक्सर वो वाली रिएक्शंस जो है वो डिस्टिंक्शन टेस्ट की तरह से ट्रीट की जाती हैं। तो यहाँ पर जो DNP टेस्ट है ये एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए डिस्टिंक्शन टेस्ट है, जहां कहीं भी हमें एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप को चेक करना है, हम DNP टेस्ट या ब्रेडीज टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इस रिएक्शन में जो मीडियम हमें चाहिए वो मीडियम होता है ऑप्टिमम 3.5 से 4.5, यानी वीकली एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वीकली एसिडिक मीडियम है ये क्यों चाहिए होता है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे दिया है, रोल ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रीजन में पहले आप इस रिएक्शन पे गौर करिए, जो कीटो ग्रुप है, ठीक है, कैटलिस्ट H+ के साथ अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? जो ऑक्सीजन होता है उसका लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा और फिर वो O के साथ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जब O के साथ जुड़ेगा तो अपना प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर छोड़ देगा, देखो ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन जब सेकेंड रिएक्शन में पहले देखो, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज दिया,
तो ये प्लस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ गया और जैसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा प्लस चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस प्रोटोनेशन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक कार्बन पर बहुत आसान हो जाएगा, पॉजिटिव कार्बन पर। ठीक है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जब भी कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ता है ना, तो हम कार्बन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया कार्बन का। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ना, यानी मेन रिएजेंट NH2G का अटैक आसान हो जाएगा और रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। तो प्रोटोनेशन से कार्बन पर प्लस चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है। तो प्रोटोनेशन कहाँ से होता है? वीकली एसिडिक मीडियम से जो प्रोटॉन मिलता है उससे होता है, इसलिए यहाँ पे वीकली एसिडिक मीडियम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन है हाउ डज पीएच अफेक्ट दिस रिएक्शन, तो ये रहा वीकली एसिडिक मीडियम है, तो जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होती है ना, क्योंकि कार्बन का प्रोटोनेशन हो जाता है CO ग्रुप का। अब किसी ने पूछा कि अगर हम मीडियम को वीकली एसिडिक ना करके स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम कर दें, स्ट्रांगली एसिडिक मतलब पीएच हम बहुत कम कर दें, यानी H+ की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में जो H+ अभी तक CO ग्रुप पर अटैक कर रहा था, अब वो NH2G ग्रुप पर भी अटैक कर देगा, और अगर NH2G ग्रुप पर अटैक हो गया तो ये H+ इसके लोन पेयर को खा जाएगा, और अगर इसका लोन पेयर डिस्ट्रॉय हो गया तो अब ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहा, यानी अब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। मतलब इस रिएक्शन में देखिए मैंने यहाँ पे लिया है CH3COH, है ना, यानी ये CO ग्रुप है और ये NH2G ग्रुप है ना। तो इन दोनों के अंदर आपस में रिएक्शन होना है, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अब वीकली एसिडिक मीडियम लेते हो तो वीक मीडियम NH2G को अफेक्ट नहीं करता है, वो खाली CO के साथ जुड़ेगा और इसको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, कार्बन पर प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ा देगा ताकि ये NH2G इजीली अटैक कर पाए। लेकिन अगर हम मीडियम को बहुत एसिडिक कर दें तो उस केस में ये जो H+ है, जो अभी तक खाली CO पे अटैक कर रहा था, अब NH2G पर भी अटैक करेगा, और NH2G का लोन पेयर, यानी वो लोन पेयर जिसकी हेल्प से ये CO पे अटैक कर रहा था, उस लोन पेयर को ये H+ खा जाएगा। तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो रिएक्शन में अटैक ही नहीं होगा, तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। इसलिए स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम इज नॉट फेवरेबल। अच्छा, अगर मीडियम pH H+ बहुत ही कम कर दिया जाए, मीडियम को बेसिक कर दे, तो बेसिक करने पर क्या होगा? जो CO ग्रुप का प्रोटोनेशन हो रहा था वो नहीं होगा, तो रिएक्शन स्लो चलेगी, रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगी, या रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर pH डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, और यहाँ पे pH का ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो सेमी कार्बोजाइड है इसमें 2 NH2 ग्रुप है, इन दोनों में से कौन सा NH2 ग्रुप यूज होता है? तो इस बात पर भी हम आते हैं। ओके, तो सेमी कार्बोजाइड का यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और सेमी कार्बोजाइड में बेसिकली NH2 फिर NH फिर CO फिर NH2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 NH2 है, एक तो ये वाला भी NH2 है और एक ये वाला भी NH2 है। तो इन दोनों NH2 में से कौन सा वाला NH2 है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? ठीक है, तो ये कहा गया कि जो NH2 CO के नेबर में है उसका लोन पेयर तो CO के साथ ऐसे रेजोनेंस में चला जाता है, तो इस वजह से इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और यही वो लोन पेयर है जो अटैकिंग होता है। वेयरएज इस नाइट्रोजन का स्टेटस देखिए, जो इस पर जो 2 लोन पेयर हैं वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गए, वो इस पे प्योरली बैठे हैं। तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छा अटैकिंग है, ये किसी पर भी बहुत इजीली अटैक कर सकता है। तो जो रिएक्शन होगा वो इसकी साइड से होगा,
वो वाला रिएक्शन इस साइड से नहीं होगा। तो आप इसमें लिखेंगे कि सेमी कार्बाइड में दो NH2 होते हैं, दोनों में से जो NH2 CO के नेबर में है वो तो क्योंकि रेजोनेंस में चला गया, इस वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वेयर जो NH2 रेजोनेंस में नहीं गया है, जो पूरी तरह से लोन पेयर को कैरी कर रहा है, वही अटैकिंग होगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेमी कार्बाइड को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अब है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन दो तरह के हैं कार्बोनिल्स में। एक तो जब रिडक्शन टू अल्कोहल होता है, रिडक्शन टू एल्केन होता है। अल्कोहल में CO ग्रुप CHOH में कन्वर्ट हो रहा है। इसे आप क्योंकि इनकम्प्लीट रिड्यूस हो रहा है तो इनकम्प्लीट रिडक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। और इसमें 3 रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 या मेटल हाइड्रोजन यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ-फिशनर रिडक्शन या ZP और HI के थ्रू ये रिडक्शन हो सकता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक, मर्क्यूरी और HCl यूज होता है, वेयर वॉल्फ-फिशनर रिडक्शन में NH2 यानी हाइड्रोजन के साथ KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है। तो जस्ट आपको इनका कॉम्बिनेशन मेमोराइज करना है। हाँ, तो ये रिडक्शन में जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 टाइप के रिडक्शन हो गए, पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल यानी इनकम्प्लीट रिडक्शन भी कह सकते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था अभी, C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट होगा, CHOH में। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसमें एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा, तो देखो ये CHOH बन जाएगा। और अगर इस ऑक्सीजन की जगह पर H2 लग जाए तो ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जब ऑक्सीजन हट के दोनों H आ गए, 2 बार H आ गए तो कंप्लीट रिडक्शन। और अगर दोनों साइड पर एक एक H आया, ऑक्सीजन नहीं हटा है, कार्बन पर भी एक H है, O पर भी एक H है, तो ये अल्कोहल बन रहा है, दैट इज पार्शियल रिडक्शन। अभी हमने इसमें पढ़ा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 या निकल और हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। कोई भी एक डालने पर ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इट कन्वर्ट्स इनटू CH2OH, या ये जो कीटोनिक ग्रुप है CO इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल इन दिस मैनर। यहाँ पे एक चीज़ देखो, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, और कीटोन से क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। इसी तरह से रिडक्शन में हम 3 या तो क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट जिंक, Hg और HCl डाल सकता है, या फिर वॉल्फ-फिशनर रिडक्शन में हाइड्रोजीन मतलब NH2 के साथ KOH डालेगा, या फिर ZpHI। तीनों में से कोई एक डालेंगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा के लिए CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एल्कीन बनेंगे। ओके, अब ऑक्सीडेशन में भी ऐसी हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फैलिन या टॉलिन या बेनेडिक्ट, इससे क्या होता है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप का CHO होता है वो तो ऑक्सीडाइज होकर के COH में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो कीटो ग्रुप होता है जिसके दोनों साइड पर स्ट्रॉन्गर R बॉन्ड्स होते हैं, ये इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये वाला बॉन्ड CO ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, तो यहाँ पर नो रिएक्शन। तो इसलिए जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले रिएजेंट्स हैं वो सब एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंक्शन टेस्ट में यूज होते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड के साथ तो वही होगा जो माइल्ड के साथ होता है, जो CHO फंक्शनल ग्रुप है इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू COOH फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जो कीटोन है इसके 2 केस बनते हैं, अगर कीटोन सिमेट्रिकल है तो, और अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो। सिमेट्रिकल का मतलब होता है CO ग्रुप के अराउंड जो कार्बन की ब्रांचेज हैं वो सेम होनी चाहिए, तो सिमेट्रिकल कीटोन है। अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो इस ऑक्सीडेशन के दौरान CO के जो पास के दोनों बॉन्ड हैं उनमें से किसी एक बॉन्ड को टूटना होता है, तो क्योंकि सिमेट्रिकल है कहीं से भी हम तोड़ सकते हैं, तो हम इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। अब जैसे ही हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए, एक तो ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा। इस टुकड़े में 1 कार्बन है और इस टुकड़े में 2 कार्बन है, तो दोनों टुकड़ों के अपने अपने एसिड बना दो। मतलब जो 1 कार्बन वाला टुकड़ा है उसे 1 कार्बन का एसिड, जो 2 कार्बन वाला टुकड़ा है उसे 2 कार्बन का आपने एसिड बना दिया। अब अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ से शो करें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी CO के अराउंड इधर तो 1 कार्बन है मिथाइल और इधर 2 कार्बन यानी इथाइल है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। इस केस में एक ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि जनरली बॉन्ड दोनों साइड से टूटने की संभावना होती है, बट जनरली
बॉन्ड वहां से ज्यादा टूटता हुआ पाया गया है जहां पर कि ये जो CO ग्रुप है ये उस टुकड़े की हेल्प कर रहा होता है जो छोटा होता है। मतलब ये कार्बन चेन वाला पार्ट 1 कार्बन का चेन है, ये 2 कार्बन का चेन है, तो CO ग्रुप कहेगा जो छोटा चेन है मैं उसकी साइड रहूंगा, मैं उसके घर में रहूंगा, उसकी कार्बन कंटेंट में हेल्प करूंगा। तो बॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से टूटता है। ठीक है, यहां से टूटेगा तो अब देखो 2 टुकड़े हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें कितने कार्बन 1 2, तो ये 2 कार्बन का एसिड। मैं यहाँ पे R की जगह CH3 कर देती हूँ, 2 कार्बन का एसिड। यहाँ पर भी R है तो मैंने यहाँ पे CH3, ये भी 2 कार्बन का एसिड। यानी पोपॉफ्स रूल शॉर्टकट में ये कहता है कि कीटो ग्रुप यूजुअली वहाँ पर रहता है जहाँ पे छोटा एल्काइल ग्रुप होता है, यानी कीटो ग्रुप स्टेज प्रेफरेंशियली विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ओके, ऑक्सीडेशन में फिर पहला टेस्ट हम लेते हैं टॉलेंस टेस्ट, जिसे आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को जब बोला जाता है तो इसे कहा जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट को कॉम्पोजिशन वाइज आप कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस रेक्टेंगल ब्रैकेट यानी कि कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस का चार्ज। ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, 12th में अभी हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, जहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल ब्रैकेट बनाया जाता है, यहाँ मेटल होता है और मेटल से कुछ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स या एटम्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सिल्वर की वैलेंसी 2 होती है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो सिल्वर के साथ 2 अमोनिया कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखे हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिल्वर मेटल का। ठीक है, अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसे प्रिपेयर किया गया, इसका प्रिपरेशन देखिए। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डाला जाता है, ये दोनों एक्वस सोल्यूशन ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड का ग्रे प्रेसिपिटेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बन गया। ये जो ग्रे प्रेसिपिटेट जैसे ही बनता है, हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, ये होता है एक्सेस में, तो जैसे ही ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये प्रेसिपिटेट Ag2O का प्रेसिपिटेट रीडिजॉल्व हो जाता है, और रीडिजॉल्व होकर ये कॉम्प्लेक्स आता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, और ये जो प्लस चार्ज है इसका काउंटर आयन होता है OH माइनस हाइड्रोक्साइड के साथ में, ये काउंटर बैलेंस होता है चार्ज, और 3H2O। तो ये टॉलेंस रिएजेंट बन गया। ठीक है, फिर ये टॉलेंस रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड। देखो यहाँ पे CHO ग्रुप होना जरूरी है, कीटो ग्रुप पर टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे R की ब्रांच है, तो RCHO नाम का जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होने वाला है टॉलेंस रिएजेंट की हेल्प से। OH माइनस इंडिकेट करता है कि मीडियम बेसिक है। ठीक है, तो मैंने टॉलेंस रिएजेंट का यहाँ पे पॉजिटिव वाला आयन लिखा, OH माइनस यहाँ पे लिखा है 3OH, यानी एक्सेस जो सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए बेसिक आयन का। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, ये जो सिल्वर है देखो इसकी डेस्टिनी क्या बनी, सिल्वर सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, ये जो RCHO था इसमें CHO ग्रुप का क्या हुआ, इट इज कन्वर्टेड इनटू COO माइनस, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जो ये वाला मॉलिक्यूल था अमोनिया, ये अमोनिया की फॉर्म में निकल गया, और H2 यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बना। तो यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है वो है सिल्वर जो सॉलिडिफाई हुआ है, जो उस टेस्ट ट्यूब की वॉल पर या जो हमने कंटेनर लिया है उसकी वॉल के ऊपर मिरर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो इसकी अपीयरेंस सिल्वर मिरर जैसी लगती है, इस वजह से इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो R ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, ये एलिफेटिक कार्बन चेन भी हो सकती है और ये एरोमेटिक कार्बन चेन भी पॉसिबल है। एरोमेटिक यानी कि जो बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव है, वो चेन्स हो सकती हैं। एलिफेटिक यानी कि जो एरोमेटिक नहीं है, ओपन चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्बन के, वो यहाँ पर पॉसिबल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फेलिंग्स टेस्ट, और फेलिंग्स टेस्ट के लिए सबसे पहले फेलिंग्स सोल्यूशन को देख लेते हैं। फेलिंग्स सोल्यूशन कैसे बनता है। फेलिंग्स सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फेलिंग्स A एंड फेलिंग्स B सोल्यूशन। फेलिंग A जो होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये जो कंपाउंड होता है ये ब्लू कलर का पाउडर होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, यहाँ पे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसको जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, इस पूरे सॉल्ट को हम जब वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो अब इस मिक्सचर को कहा जाएगा एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इस एक्वस कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं फेलिंग्स A।
फैलिंग्स बी होता है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट इसका कमर्शियल नेम है, जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कैसे बना है, टार्ट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। टार्ट्रिक एसिड में देखिए टोटल 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, दोनों टर्मिनल पर एसिटिक एसिड ग्रुप पे CO, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे COH और COH, और दोनों जो सेंट्रल कार्बन है इस पर H OH H और OH है। आप गौर से देखिए दोनों जो सेंट्रल के कार्बन है वो कायरल कार्बन है, ठीक है। और अगर हम इस एसिड के दोनों H प्लस को हटा दें, इनका सॉल्ट बना दें, तो यहाँ पर COO माइनस आ जाएगा। इस COO माइनस की एक वैलेंसी पर हम K प्लस और किसी भी एक वैलेंसी पर Na प्लस रख दें, तो अब ये टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट कहा जाएगा टार्ट्रेट सॉल्ट। और ये टार्ट्रेट सॉल्ट क्या कहा जाएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, जिसका कमर्शियल नेम रोशेल सॉल्ट है। और इसका अल्कलाइन सोल्यूशन यानी कि जो बेसिक मीडियम है, OH आयंस के साथ जब इसे डाला जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट कहा जाएगा। और इन दोनों सोल्यूशन फैलिंग ए और फैलिंग बी को हम इक्वल वॉल्यूम में ऐड कर देते हैं। जब मिक्स कर देंगे तो जो फाइनल सोल्यूशन बनता है उसका डीप ब्लू कलर सेट होता है। और इस डीप ब्लू कलर में जो मेन वर्किंग आयन है, जो इंपॉर्टेंट आयन है, वो कॉपर +2 आयन होता है। और अब इस फाइनल सोल्यूशन को हम कहते हैं फैलिंग सोल्यूशन, जिसकी हेल्प से हम एल्डिहाइडिक ग्रुप को टेस्टिफाई करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने बेंजीन पर एल्डिहाइड बनाया है, ये बेंजीन का एल्डिहाइड है। और फैलिंग्स और टॉलिन्स टेस्ट हमने यहाँ पे लिखा है, तो फैलिंग्स टेस्ट ये नहीं देगा बेंजीन का एल्डिहाइड, लेकिन टॉलिन्स टेस्ट दे देगा। इससे ये बात और इंडिकेट होती है कि टॉलिन्स रिएजेंट फैलिंग्स रिएजेंट से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो इस बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर जाता है। फैलिंग्स बीइंग माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता।